तो लिखना फिर फेल्ड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। तो लिखना इसमें द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स, द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स failed to reach failed to reach a consensus failed to reach a consensus at the fifth meeting of at the fifth meeting of United Nations United Nations Intergovernmental United Nations Intergovernmental Negotiating Committee यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, ऐसे भी कई बार इसको लिख देते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो इंटर गवर्नमेंटल मतलब सरकारों के बीच में बिठा के एक कमेटी बिठाई जाती है जहां पे नेगोशिएशंस किया जाता है। नेगोशिएशन मतलब किसी भी मुद्दे के ऊपर डिस्कशंस की जाती हैं कि उसको कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। सो रिसेंटली क्या हुआ कि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को लेकर एक डिस्कशन चल रही थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और ये डिस्कशंस कहाँ पे चल रही थी? जब यूनाइटेड नेशंस इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग हो रही थी। कौन सी मीटिंग? फिफ्थ मीटिंग। कहां पे? तो कॉमा लगा के लिखो, इन बुसान साउथ कोरिया। ये मीटिंग कहां पे हुई है रिसेंटली? बुसान करके एक जगह पड़ती है, किधर? साउथ कोरिया में। तो वहां पे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर नेगोशिएशन सक्सेसफुली कंक्लूड नहीं हो पाई। मतलब ये ट्रीटी साइन हो जानी चाहिए थी या फिर थोड़ा बहुत डिसाइड तो हो जाना चाहिए था कि इस ट्रीटी में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मतलब क्या है, वर्ल्ड को ये ट्रीटी मिलती मिलती रह गई, क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में प्लास्टिक के ऊपर एक ग्लोबल ट्रीटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द होल वर्ल्ड। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a resolution adopted in 2022 a resolution adopted in 2022 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था एट यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली एट यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली इन नैरोबी। नैरोबी पड़ता है कीनिया में, इन नैरोबी कीनिया। कीनिया अफ्रीका की कंट्री है। इन नैरोबी कीनिया, कॉमा, दिस रेजोल्यूशन वॉज एम्ड टू एस्टेब्लिश। ये जो प्रस्ताव पास किया गया था, नैरोबी में मीटिंग हो रही थी किसकी? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली की मीटिंग हो रही थी। ठीक है, कब? 2022 में। वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। दिस रेजोल्यूशन एम्ड टू एस्टेब्लिश ग्लोबल रूल्स टू कर्ब ग्लोबल रूल्स टू कर्ब प्लास्टिक पोल्यूशन plastic pollution by the end of 2024, by the end of 2024। ठीक है, तो हुआ क्या था 2022 में ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली की मीटिंग होती है नैरोबी में, क्योंकि इसके हेडक्वार्टर्स वहां पे है। नैरोबी में मीटिंग होती है, वहां पे एक प्रस्ताव पास किया जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली के द्वारा कि भाई हम 2024 के आखिर तक कुछ ऐसे रूल्स लेके आएंगे जो दुनिया में प्लास्टिक पोल्यूशन से कैसे निपटना है उसके बारे में हमें बताएंगे।
अब ये लेके आने के लिए यही ट्रीटी पास करनी थी, आप बोल सकते हो यही रूल्स इस ट्रीटी के अंदर लिख के आपने पास करने थे, जो कि आप नहीं कर पाए। तो 2022 का ये रेजोल्यूशन बोलता था कि 2024 के आखिर तक कोई ना कोई ग्लोबल रूल्स पास आपने करने हैं। उन्हीं ग्लोबल रूल्स को पास करने के लिए, मतलब इसी रेजोल्यूशन को इफेक्ट में लेके आने के लिए, ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर डिस्कशंस चल रही थी रिसेंटली, जो कि फेल होगी आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारी कंट्रीज आपस में सहमति नहीं बिठा पाई कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो कई सारी कंट्रीज थी यूनाइटेड नेशन की जिनके आपस में मतभेद हो रहे थे, आप बोल सकते हो कि ये रूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी या फिर आप बोल सकते हो कोई ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्व करने के लिए रूल्स आप नहीं बना पाए। एज सिंपल एज दैट। समझ आ रही है बात क्या चल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट देखो। द डेलीगेशन द डेलीगेशंस agreed that the delegations agreed that another session would be scheduled in 2025. The delegation agreed that another session would be scheduled in 2025, comma, calling INC 5.2। अब ये तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग होगी 5.2, मतलब फिफ्थ मीटिंग का सेकंड वर्जन आप बोल सकते हो, क्योंकि वो तो सक्सेसफुली हो नहीं पाया ना। टू फाइनलाइज द ट्रीटी, कॉलिंग INC 5.2 कॉमा टू फाइनलाइज द ट्रीटी। तो वो बोलते हैं कि बुसान में अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई वहां पे तो आप फाइनलाइज नहीं कर पाए, लेकिन एट द एंड जब मीटिंग खत्म हो रही थी तो जितने भी आपके डेलीगेट्स बैठे हुए थे सारी कंट्रीज के, जो कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज हैं, उन्होंने बोला हम 2025 में फिर से मिलेंगे। अभी तो हम फाइनलाइज इसको नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 2025 तक कोई ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हम पास कर दें। तो मतलब 2025 में चांसेस हैं कि आपको कोई ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, मतलब ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई रूल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंटली आपके पास कोई नहीं है। देर इज नो ट्रीटी, देर इज नो कन्वेंशन कॉलिंग ग्लोबल प्लास्टिक कन्वेंशन और ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे कर्व करना है उसकी बात करता हूं। हाँ, वो आपके पास कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के प्लास्टिक होते हैं। कई प्लास्टिक ऐसे हैं जो कि डिग्रेड हो जाते हैं, कई प्लास्टिक ऐसे हैं जिनको डिकम्पोज करना, डिग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, होते ही नहीं आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट लिखो। चलो, अब ये ट्रीटी तो कुछ पास हुई नहीं है, लेकिन यहां से प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में लिखो, नीचे सब हेडिंग दे दो। वाई डज द वर्ल्ड नीड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? क्यों चाहिए हमें ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? वाई डज द वर्ल्ड नीड ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी? तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की जरूरत क्या है? इतना क्या तुमने गड़बड़ कर दिया कि हमें ये ट्रीटी चाहिए ही चाहिए? इतना क्या पोल्यूशन बढ़ चुका है आप बोल सकते हो कि हमें इसकी जरूरत है? ठीक है, सो नीड फॉर ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। तो उसमें लिखना, द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक हैज डबल्ड, द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक हैज डबल्ड has doubled from 234 million tons to 34 million tons in 2000
in 2000 to 460 million tons to 460 million tons in 2019, जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है। हमें क्यों जरूरत है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की? क्योंकि तुम गौर करके देखो 2000 में, ईयर 2000 में पूरे वर्ल्ड में जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन था उसकी टोटल वेट अगर आप देखो कितना था, 234 मिलियन टन्स, जो कि अभी बढ़ के डबल हो चुका है। अगर तुम ध्यान दो 460 मिलियन टन्स हो चुका है। तो मतलब पिछले 20 सालों में प्लास्टिक प्रोडक्शन डबल हो चुकी है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसको क्या है, मैनेज करने के लिए और प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए आपको ट्रीटी भी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट लिखो, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं OECD, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में, CD, Organization for Economic Cooperation and Development. By 2040, the total production will reach, by 2040, the total production will reach 700 million tons. 700 मिलियन टन्स। तो मतलब 2000 में 234 मिलियन टन प्रोडक्शन थी, 2019 में 460 मिलियन टन थी, और 2040 आते आते मतलब नेक्स्ट 20 इयर्स में अगर तुम देखोगे तो 460 मिलियन टन से 700 मिलियन टन तक जाने की संभावना है। तो मतलब क्या, डबल तो नहीं होगा अगले 20 सालों में, लेकिन डबल के करीब ही तो पहुंच रहा है, आप बोल सकते हो। 460 से 700 मिलियन टन बहुत ज्यादा है, आप बोल सकते हो। तो मतलब ये हमें बता कौन रहा है, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज OECD, इसको आपने याद रखना है। अब इन फैक्ट्स को दिमाग में रखना, कभी भी पोल्यूशन के ऊपर आप कोई आंसर लिखो, या प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर आंसर लिखो, या मेनान्स ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्शन, किसी के ऊपर भी लिखो, तो ये डाटा आप यूज कर सकते हो, ये तो चेंज नहीं होने वाला, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक। एशिया is the largest producer of plastic, largest producer of plastic, comma, nearly half of the global production, nearly half of the global production, मतलब 460 मिलियन टन प्रोड्यूस हो रहे हैं अभी, तो इसमें ऐसा लगा लो कि 230 मिलियन टन के करीब करीब अकेला कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एशिया, ठीक है, कॉमा, फॉलोड बाय नॉर्थ अमेरिका विद 19%, ये तो 50% प्रोड्यूस कर ही रहा है। एशिया टोटल प्रोडक्शन का कितना प्रोड्यूस करता है, 50%। इसके बाद नंबर 2 पे कौन आता है, नॉर्थ अमेरिका, जहां पे ये कनाडा एंड यूएसए पड़ते हैं, ये कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 19%, कॉमा, यूरोप, तीसरे नंबर पे कौन आता है, यूरोप, ये कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 15%। तो इसको याद रखो कि दुनिया में जो टोटल प्लास्टिक का प्रोडक्शन है उसमें से 50% अकेला एशिया करता है प्रोड्यूस, 19% नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट करता है, और 15% यूरोप कॉन्टिनेंट करता है। तो अगर तुम इसको जोड़ के देखो, 50 ये हो गया, 15 ये हो गया, कितना हो गया, 65। अब जोड़ रहे हो सच में, अरे वाह भाई, हाँ बताओ। अरे 50 और ये हो गया आपका 30, कितने हो गए, 80, 80 और 4 84, 84% टोटल जो आपका प्रोडक्शन है उसमें से 84% प्रोडक्शन सिर्फ ये 3 कॉन्टिनेंट कर रहे हैं। और टोटल कितने कॉन्टिनेंट है,
8 कॉन्टिनेंट है। अगर चलो 8 में छोड़ भी दो, 7 तो है ही ना मोटे मोटे, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में अगर तुम देखोगे, चलो तुम एंटार्क्टिका का भी छोड़ दो, फिर भी तुम्हारे पास 6 तो है। तो 6 में से जो 3 है आप बोल सकते हो ये 84% प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बाकी पीछे कितना बच गया? 20 16%। पीछे बचा हुआ जो 16% तुम्हारे सी सेट का होगा क्या? जो 16% बचा हुआ है वो कौन प्रोड्यूस करेगा? बाकी बचे हुए कॉन्टिनेंट्स आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। विद इन एशिया, विद इन एशिया इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम प्लास्टिक, within Asia, India produces maximum plastic मैक्सिमम प्लास्टिक वेस्ट, साथ में वेस्ट भी लिख लो, वेस्ट कॉमा टोटल 9.3 मिलियन टन्स, टोटल 9.3 मिलियन टन्स एवरी ईयर, एवरी ईयर कॉमा it is 20% of the global plastic waste, it is 20% of the global plastic waste। नेक्स्ट लिखो, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक, चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्लास्टिक with 32% of the global plastic production, with 32% of the global plastic production। अगर तो प्लास्टिक वेस्ट की कोई बात करे तो प्लास्टिक वेस्ट में इंडिया नंबर 1 पे आ जाता है। अगर ओवरऑल प्लास्टिक प्रोडक्शन की बात करें, प्लास्टिक प्रोडक्शन अलग चीज है, प्लास्टिक वेस्ट अलग चीज है आप बोल सकते हो, तो प्लास्टिक प्रोडक्शन में तो ऑटोमेटिकली चाइना ही नंबर 1 पे आएगा, लेकिन प्लास्टिक पॉल्यूशन में इंडिया नंबर 1 पे आता है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है कि प्लास्टिक की वजह से पॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंडिया कर रहा है। दुनिया में टोटल जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है ना, उसमें से 20% इंडिया जनरेट करता है, जो कि हाईएस्ट है। और दुनिया में जो टोटल प्लास्टिक प्रोडक्शन है उसमें से 32% कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना करता है। ऑटोमेटिकली चाइना करेगा, एक बड़ी इकोनॉमी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हर एक चीज को कम करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे प्लास्टिक का इस्तेमाल करना जरूरी भी है आप बोल सकते हो। ठीक है, कुछ जगहों पे जरूरी भी होता है। सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पाइट द ग्रोइंग वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, डिस्पाइट the growing volume of plastic waste, only 9% of the plastic waste is recycled, only 9% of plastic waste is recycled। मतलब आप जो टोटल प्रोड्यूस कर रहे हो प्लास्टिक, प्लास्टिक वेस्ट, उसमें से सिर्फ 9% ही रिसाइकल होता है, बाकी प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग होती नहीं है। तो मतलब क्या है, वो जो प्लास्टिक वेस्ट है वो पोल्यूशन करेगा, क्योंकि अगर आपने प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर दिया तो मतलब वो तो समेट दिया ना अपने आप, बोल सकते हो, वो तो पोल्यूशन नहीं कर पाएगा। लेकिन चक्कर क्या है, टोटल जो आपका प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है उसमें सिर्फ 9% रिसाइकल हो रहा है, बाकी आपका बचा हुआ कितना बच गया?
ये देखो, बाकी बचा हुआ जो आपका 92 100 में से कर रहे हैं। मैंने कब बोला 101 में से करो? तुम 100 में से नहीं ना कर रहे, तुम 101 में से कर रहे हो। 100 में से 9 निकालोगे कितना बचेगा? 91। फिर 92 कैसे आ गया? 91% जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रिसाइकल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसके साथ में लिखना, सॉरी, कॉमा लगा के लिखना, एज पर a study conducted by the Lancet, as per the study conducted by the Lancet Organization Act in 2023, 2023 में लेंसेट ने एक आपकी स्टडी कंडक्ट की थी, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि भाई जो टोटल प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसमें सिर्फ 9% जो है वही रिसाइकल होता है, बाकी रिसाइकल ही नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अराउंड 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक, around 8 million tons of plastic end up in the oceans annually। हर साल 8 मिलियन टन जो प्लास्टिक है ये आप समुद्र में फेंक देते हो। 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड अप इन द ओशंस एनुअली, कॉमा, हार्मिंग द मेरीन लाइफ, और वहां के जीव जंतुओं को हार्म पहुंचा रहा है, आप बोल सकते हो, हार्मिंग द मेरीन लाइफ एंड इकोसिस्टम, कॉमा, इफ द करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर ऐसे ही चलता रहा, इफ द करंट ट्रेंड्स कंटिन्यू बाय 2050, बाय 2050 प्लास्टिक कुड आउटवेट, प्लास्टिक कुड आउटवेट द फिश, मछलियों से ज्यादा क्या मिलेगा आपको समुद्र में? प्लास्टिक। अगर ऐसे ही चलता रहा, आप बोल सकते हो, मतलब आप बर्बाद कर दोगे सब कुछ। ठीक है, इतना फिर समझ हो तो फिर बात ही क्या है। अब लोग, समुद्र तो बहुत दूर की बात है, तुम बस में खाते हो बैठ के लेज कुरकुरे, खाने के बाद पैकेट तुम ऐसे खिड़की से बाहर फेंक देते हो, गलत तो वो भी आप बोल सकते हो। जैसे वो नहीं सोच रहे हैं, तुम अपना कचरा इकट्ठा करते हो अपने घर से दूर जाके फेंक आते हो खुले में, वो भी तो गलत ही है। ये सारी चीजें भी तो गलत है अगर देखा जाए तो ये हैबिट होती है एक्चुअली। उनको लगता है कि समुद्र के अंदर फेंक देंगे अपने आप समुद्र में बह जाएगा, समुद्र कौन सा किसी के बाप का है कि खराब हो जाएगा, तो सामने वाला बोलने के लिए आएगा, बोल सकते हो। लेकिन समुद्र का क्या नेचर है, समुद्र फिर उस प्लास्टिक को, क्योंकि लहरें तो बाहर की तरफ आती हैं, वो किनारों पे इकट्ठा कर देता है, बाद में बीच साफ करते रहते हैं, अभियान चलाते रहते हैं वहां पे, स्वच्छ भारत अभियान, ये वो फलाना ढिमकाना, तो वो सब कुछ चलता रहता है, ब्लू बीचेस वाला सिस्टम चलता रहता है कि आपने क्लीन करनी है बीचेस को एंड ऑल। तो मतलब दुनिया जहान में जैसे जैसे आपके पास ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, वहां पे ऐसे प्लास्टिक बिल्कुल सेंटर में जमा पड़ा है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक। क्यों? क्योंकि वहां पे गायर्स बनते हैं, मतलब पानी ऐसे गोल गोल घूमता है, जब पानी गोल घूमता है तो सेंटर में देखो इकट्ठा हो जाता है ना सब कुछ। जैसे आप बट्ठल लो, बट्ठल समझते हो जिसमें कपड़े धोते हो, वो लो, उसमें आप पानी के अंदर सर्फ डालो, घुमाओ, कहाँ इकट्ठी होती है? सेंटर में होती है ना। तो जब समुंदर भी ऐसे घूमेगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सेंटर में इकट्ठा होगा। भरा पड़ा है प्लास्टिक से, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ऐसे बड़े बड़े आइलैंड्स बने हुए हैं प्लास्टिक के इकट्ठे हो के, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब बहुत बुरे हालात है, आप ये बोल सकते हो ओवरऑल। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्लास्टिक प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूट्स 3.6%, 3.6% of global greenhouse gas emission, of global greenhouse gas emission,
दुनिया में जो टोटल ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो रही है उसमें से 3.6% किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? प्लास्टिक प्रोडक्शन की वजह से। तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैस भी इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगी, जो कि अच्छी नहीं है। कॉमा, इफ द करंट ट्रेंड्स, if the current trends continue, current trends continue by 2050, by 2050 the greenhouse gas emission due to plastic production, by 2050 the greenhouse gas emission due to plastic production could rise by 37%, could rise by 37%। अभी तो प्लास्टिक प्रोडक्शन से टोटल ग्रीन हाउस गैस में कितना कंट्रीब्यूशन जाता है? 3.6%। लेकिन ये बढ़ के 37% हो सकता है बाय 2050, अगर इसी तरीके से तुम प्लास्टिक प्रोडक्शन करते रहे तो मतलब प्लास्टिक प्रोडक्शन के ऊपर रेगुलेशन लगाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक प्रोड्यूस करना बंद कर दो। कोई भी चीज जब आप लिमिट में करते हो तो वो आपको कभी भी खराब नहीं करेगी। जब आप लिमिट से बाहर जाके किसी चीज का इस्तेमाल करने लगोगे तो वो आपको खराब करेगी, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये सारे पॉइंट से आपको क्या समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है कि हमें क्यों चाहिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। कितने पॉइंट लिखवा दिए मैंने आपको? 8 पॉइंट हो गए ना। तो ये 8 पॉइंट देके आप ये सामने वाले बंदे को जस्टिफाई कर सकते हो कि हमें चाहिए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, क्योंकि इतने बुरे हालात हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, अब नीचे हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। इसमें क्या करेंगे हम एक टेबल सा बनाएंगे जिसमें हम 7 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स को जानेंगे। जितना हमें जरूरत है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना की पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कैसे फालतू में। जितनी जरूरत है उतना ही, जिस चीज के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले सिंबल ऐसे बनाने हैं, कॉलम्स कई सारे। नंबर 2, पॉलीमर, मतलब उसका नाम क्या है, मेजर पॉलीमर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। नंबर 3, कॉमन यूज। एंड नंबर 4, रिसाइकेबल, रिसाइक रिसाइकेबल। ई आएगा यहाँ पे, ई नहीं आएगा। रिसाइकलेबल। सबसे पहले आपके पास ऐसे से करके बनता होता है सिंबल इसका। 1, ऐसे तीर से लगा के ना, 3। हाँ, बना होता है बॉटलों पे, प्लास्टिक की बॉटलों पे। 1, ये है PETE। ऐसे टोटल 7 आपने बनाने हैं, बस 1 2 3 4 5 ऐसे करते जाना उसमें। ठीक है, ऐसे ही बनाने हैं। ऐसे ही 2 वाला बनाना है आपने, ऐसे ही 3 वाला, 4 वाला, लेकिन नीचे ये नाम चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला जो है वो ये है आपका PETE। इसका पॉलीमर क्या है? पॉली इथाइलिन, पॉली इथाइलिन टेरा टेरा थायलेट, पहले लिख लेना, टेरा थायलेट। तो ये केमिस्ट्री तो है, प्लास्टिक और क्या है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम?
प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स मोस्ट कॉमन प्लास्टिक है जिसकी प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे ये नहीं आती कुकिंग ऑयल वाला, जैसे सरसों का तेल बॉटलों में आता है, वाटर वाली जो बॉटल्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वाली जो बॉटल्स होती हैं, वो सब यही होता है। क्या ये रिसाइकेबल है? देन यस, वाइडली रिसाइकेबल। रिसाइकल इसको किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और सबसे ज्यादा इसी को रिसाइकल किया जाता है, तभी तो इतनी सारी देखने को मिलती हैं आपको। ठीक है, फिर दूसरा आपके पास है HDPE। ये जो PETE, ये सब पॉलीमर के नाम से ही आता है। HDPE का मतलब क्या है? हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? तो ये जो आपकी आती है ना स्टोरेज के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल शैम्पू बॉटल्स, है ना। देन उसके बाद आपके पास जैसे ब्लीच बॉटल्स आ गई, या फिर आपके पास आ गई ये जो क्लीनिंग एजेंट, जैसे ये हार्पिक वगैरह होता है, क्लीनिंग एजेंट कंटेनर या बॉटल्स लिख सकते हो, एक्सेट्रा, ये सब इसमें होता है सेकंड वाले में, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में। क्या इसको किया जा सकता है? आंसर इज यस, ये भी क्या है? वाइडली रिसाइकेबल है। तो ये चीज इसीलिए कॉमनली आपको देखने को मिल जाती है, इनको बंद नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये रिसाइकल हो जाती है और बहुत रिसाइकल किया जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद है PVC, नंबर 3 पे। ये भी सुना होगा आपने नाम, आजकल तो घरों में भी ये सिस्टम करने लग गए PVC वाला ना। तो PVC, अब ये PVC की फुल फॉर्म क्या है? दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें ई नहीं लगेगा विनाइल में, ऐसे इतना ही आएगा, VINYL, विनाइल क्लोराइड। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? तो जैसे आपके पास है रूफ शीट्स, ये लगी हुई हमारी दीवारों पे भी, ये देख लो, दिस रूफ शीट्स, कॉमा प्लास्टिक पाइपिंग, ये वाइट से कलर की फिटिंग नहीं करते घरों में, देखे होंगे आप, पहले लोहे की पाइपें डालते थे। अगर आपको याद हो, पुराने घरों में, किसी भी पुराने घर के बाथरूम वगैरह में आप देखोगे ना, लोहे की होती थी पाइप्स। उसमें चक्कर क्या था, कुछ सालों के बाद जंग लग जाती थी और वो लीकिंग होनी स्टार्ट हो जाती थी, है ना। तो आजकल क्या करते हैं, प्लास्टिक की पाइप लगाते हैं। आसपास कहीं पे भी देख लेना, टंकी टुंकी के पास आपको मिल जाएंगी व्हाइट कलर की। फिर इसके अलावा विनाइल फ्लोरिंग, ये नीचे जो ये मैट नहीं लगाते, ये लगा ही हुआ है, ये वो थोड़ी ना है, वुडन तो है नहीं है ये, दिस इज नॉट वुडन, ये शीट है। सो ये जो आपके पास है फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो वुडन वाला होता है, ये वुडन वाला नहीं, ये देखो खड़ा हुआ है यहाँ से, दिस इज नॉट वुडन, ये प्लास्टिक है। ठीक है, क्या इसको किया जा सकता है? तो लिखो इसमें ऑफन नॉट रिसाइकेबल, ऑफन नॉट रिसाइकेबल, नॉर्मली इसका रिसाइकलिंग नहीं होता है। तो मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग आज ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। ऐसी चीजों को छोड़ना चाहिए एक्चुअली ना, ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिसको आप कर सकते हो।
शैम्पू की बॉटल्स वगैरह वो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो कांच की बॉटल में लेके आओ तो फिर वो टूटने वगैरह का डर रहता है, तो वो अच्छा नहीं रहता। ये तो छोड़ सकते हो, ये क्यों करना है। हाँ वो एक्चुअली पेंट ये इसलिए आजकल लगाते हैं क्योंकि जैसे जहाँ पे यहाँ पे सिलन है पूरी दीवारों पे, तो ये लगा दिया तो सिलन छुप जाती है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो हम्म। देन उसके बाद है नंबर 4। ये वॉलपेपर्स ही तो हैं जो लगाते हैं, वो भी तो यही प्लास्टिक होती है। हाँ तो वो भी प्लास्टिक में होता है, और क्या होता है, कागज लगता है। तो एक कागज वाले भी आते हैं, वो अलग होते हैं, वो लगाते नहीं है लोग क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है ना कागज वाले की। कागज वाला तो पानी लग गया खराब हो जाएगा, तो वो कहाँ लगाते हैं लोग। वो तो हॉस्टलों में बच्चे ही लगाते हैं कागज वाले तो बस, और कोई नहीं लगाता वो। है। हाँ तुम लोग ही कर रहे हो ये सारा पोल्यूशन। नंबर 4 लिखो, LDPE। LDPE, अब ये क्या चीज है लिखना इसमें। लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। एक था हाई डेंसिटी, एक है लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो तो लिखो, प्लास्टिक बैग्स, जो ये पॉलीथीन के बैग हम इस्तेमाल करते हैं। देन फूड रैपिंग। राइट। इसको क्या किया जा सकता है, आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है कि इसका इस्तेमाल ना किया जाए। ब्रैकेट में लिख भी लेना, हार्ड टू रिसाइकल, मुश्किल होता है इसको रिसाइकल करना। तो जो रिसाइकल होता है उसका इस्तेमाल करो, जो नहीं होता है उसका इस्तेमाल मत करो। नंबर 5 है PP, सिंपल P&P। इसका पॉलीमर क्या है लिख लो, पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे कि बॉटल लिड्स हो गए, जो बॉटल का ढक्कन नहीं होता है, वो अलग तरह की प्लास्टिक होती है ना, बॉटल की प्लास्टिक अलग होती है, बॉटल लिड्स हो गए। देन फूड टब्स हो गए, वो ये स्विगी वगैरह वाले नहीं देते ब्लैक से कलर के, आजकल बड़े चले, वो हो गया। देन उसके बाद ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हो गए, गाड़ियों में जो यूज होते हैं, जैसे शीशे का फ्रेम हो गया एंड ऑल, वो सब प्लास्टिक ही तो होता है। अगर आप देखो गाड़ी का शीशे नहीं लगे होते बाहर जो होते हैं दोनों साइड, तो वो बाहर प्लास्टिक ही तो होता है सारे का सारा, आप बोल सकते हो वो वाला एरिया हो गया। एक्सेट्रा आप बोल, हाउस वेयर्स भी हो सकते हैं, घर में भी कई सामान होता है, आप बोल सकते हो। इसका लिखना क्या, इसको रिसाइकल किया जाता है तो उसमें लिखना ऑफन नॉट रिसाइकेबल, ऑफन नॉट रिसाइकेबल, ये भी रिसाइकल नहीं होता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया PS। PS, अब ये PS क्या है, दिस इज पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन, इसमें लिखना फूड टेक अवे कंटेनर्स। एक तो वो ब्लैक वाले होते हैं है ना, एक वाइट कलर के नहीं होते ऊपर ढक्कन भी लगा होता है ऐसे, या फिर वो
प्लेटें सी लोगों ने फेंक रखी हो दिखा खा के जगह जगह पे, व्हाइट कलर की, जो प्लास्टिक की, थर्माकोल नहीं होता, वो प्लास्टिक होता है, दैट इज प्लास्टिक, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीस्टायरीन। ठीक है। या फिर प्लास्टिक कटलरी जो है आपकी, जो घरों में हम यूज करते हैं, प्लास्टिक योर कटलरी, LERY। आजकल तो लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं, आजकल चीनी के बर्तन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एग ट्रेज होगी, ये भी देखी होंगी आपने, एग ट्रे, ये सब इसी का बना होता है। ठीक है। क्या इसको किया जा सकता है? आंसर इज नो। साथ में लिख सकते हो, रेयरली रिसाइकेबल। कभी कभार होता है, हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है। फिर नंबर 7 लिखो, नंबर 7। मतलब अगर तुम गौर करो, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक्स रिसाइकल हो ही नहीं पाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम है। सिर्फ पहले वाले दो जो मैंने आपको लिखवाए हैं वही होते हैं जो वाइडली रिसाइकेबल। सिंगल यूज प्लास्टिक तो बैन कर रखे हैं। नंबर 7 में आ जाएंगे आपके पास अदर, इसके अलावा जो बच जाएंगे, अदर। अभी अदर में क्या क्या आता है? तो उसमें अक्राइलिक, एक्राइलिक करके एक प्लास्टिक होता है, देन पॉलीकार्बोनेट, अलग अलग है ये, पॉलीकार्बोनेट, कॉमा लगा के लिखना। पॉलीकार्बोनेट के अलावा पॉलीएक्टिक फाइबर्स, पॉलीएक्टिक फाइबर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। मतलब ऊपर जो 6 बताए हैं उसके अलावा अगर कोई प्लास्टिक बच गया तो वो नंबर 7 वाले में आ जाता है। इसके क्या बनते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वाटर कूलर्स, वाटर कूलर देखिए। फिर बेबी कप्स, जो बच्चों की बॉटल्स नहीं होती, दूध पीने वाली, पानी पीने वाली, वो वाली, वो सब इसमें आ जाएगा। वाटर कूलर बॉटल लिखो, वाटर कूलर मत लिखो। ये जो ऊपर लगी नहीं, ये पीछे देखो, ऊपर लगी है जो, ये, अब ये क्या ये होता है रिसाइकल? आंसर इज नो, ये भी रिसाइकल नहीं होता है। और ब्रैकेट में लिख लेना, बस नो लिख लो, सिंपल, ब्रैकेट में कुछ मत लिखो, इतने लिख लो, दैट्स इट। तो मतलब ये 7 तरीके के अलग अलग प्लास्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे, इसको याद रखना। हम्म। थोड़ा दिमाग में तो होना चाहिए। हो जाते हैं 7, ये कुछ खास नहीं है, 2-4 बार पढ़ो, दिमाग में रह जाएगा कि कौन सा है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि आपको पॉलीमर के नाम पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्टेटमेंट में हो सकता है। स्टेटमेंट में अगर पॉलीमर का नाम लिखा है तो आपके दिमाग में थोड़ा होना चाहिए ना, अच्छा कि ये वो वाला पॉलीमर, इसका इस्तेमाल वहां पे होता है। ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि इस वाली प्लास्टिक में कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर नहीं है, ऐसा नहीं पूछेंगे आपसे कभी भी। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट में लिखा हो सकता है कि ये रिसाइकेबल है, ये रिसाइकेबल नहीं है, तो फिर वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें लिखो नेक्स्ट, हेडिंग देना, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स एंड कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स। ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अलग है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स अलग है। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स लिख लो। इसमें लिखना, डिफाइंड एज मटेरियल्स कैपेबल ऑफ, डिफाइंड एज मटेरियल्स capable of
materials capable of degradation by biological processes, materials capable of degradation by biological processes, biological processes in specific environments, in specific environments such as soil or landfill, such as soil और लैंडफिल। मतलब ये वो प्लास्टिक है जिसको आप मान लो मिट्टी में दफन कर दो और उसके बाद ये अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, आप बोल सकते हो। तो मतलब लैंडफिल में अगर आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को दफना रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो डिग्रेड हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल को दफना रहे हो तो फिर वो नहीं गलेगा, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक। ठीक है, इसी में लिखना सेकंड पॉइंट, biodegradation depends on biodegradation depends on factors such as depends on factors such as टेम्परेचर। सबसे पहले तो ये भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर वहां पे ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा ठीक ठाक टेम्परेचर चाहिए होता है डिग्रेड होने के लिए। टेम्परेचर कॉमा प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो उसमें इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, तभी तो वो बायोडिग्रेड होगा। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमा मॉइस्चर, मॉइस्चर होना भी जरूरी है, कॉमा ऑक्सीजन, वो भी जरूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो चाहिए ना वर्क करने के लिए, एक्सेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि बायोडिग्रेडेशन होगी प्लास्टिक की कि नहीं होगी, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स रिड्यूस, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स रिड्यूस reliance on fossil fuels, reliance on fossil fuels if made from bio-based sources, if made from bio-based sources। तो जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होते हैं इनको मतलब बायोलॉजिकल मतलब सोर्सेज का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है, तभी तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर फॉसिल्स का इस्तेमाल करके इस प्लास्टिक को क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बनेगा, आप बोल सकते हो। तो इसलिए इसको बनाना भी थोड़ा बेनिफिशियल होगा, इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा, आप बोल सकते हो। साथ में कॉमन लगा के लिख सकते हो, इट हैड लोअर इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को खराब नहीं करेंगे इसकी प्रोडक्शन से ना। फुल स्टॉप। बट इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, but if not managed properly it may not biodegrade as intended। अगर सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे तो हो सकता है कि ये बायोडिग्रेड हो ही ना। तो वो प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इसको जरूरी है, टेम्परेचर वगैरह, फिर ही गलेंगे, अदरवाइज ये भी वैसे ही पड़े रहेंगे अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट ना मिला। इट मे नॉट बायोडिग्रेड एज इंटेंडेड। अब इसके बाद लिखो कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स, ये क्या चीज है, कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स। इसमें लिखना डिजाइंड टू बायोडिग्रेड, डिजाइंड टू बायोडिग्रेड इन कंडीशंस ऑफ, इन कंडीशंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग प्लांट, एन इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग प्लांट। मतलब इंडस्ट्री के अंदर ले जाके इसको बायोडिग्रेड किया जा सकता है, वैसे नहीं होगा ये। तो मतलब यहाँ पे स्पेशल प्रोसेसेस इंडस्ट्री फॉलो करती है इन प्लास्टिक्स को बायोडिग्रेड करने के लिए और इसका कंपोस्ट वगैरह बनाने के लिए, आप बोल सकते हो।
तो मतलब जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं ये बिना इंडस्ट्री में ले जाए ही बायोडिग्रेड हो जाएंगे। कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स भी बायोडिग्रेड हो जाते हैं बट इंडस्ट्री में ले जाके, तो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए इनको बायोडिग्रेड करने के लिए। वो वैसे ही आपने लैंडफिल में दफन कर दिए तो हो जाएंगे, आप बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना है इसमें, इट रिड्यूसेस, it reduces harmful impact on environment, it reduces harmful impact on environment, comma, if not composted in appropriate conditions, if not composted in appropriate conditions, they can have same, they can have same consequences or plastic pollution, they can have same consequences or plastic pollution as non-biodegradable plastics, as non-biodegradable plastics। अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाएगा तो इनका भी प्रभाव वैसे ही होगा जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का होता है। फिर उसके बाद लिखो सिंगल यूज प्लास्टिक्स, नीचे हेडिंग दो, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो उसमें लिखना these are plastic material, these are plastic materials that have a one time use, that have a one time use before they are thrown away, before they are thrown away, comma, they are also known as disposable plastics। हम बोलते हैं डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं ना, डिस्पोजेबल लेके आओ जी, ये तो बच्चे तो इसको ऐसे बना लेते हैं जैसे खेल ही हो कोई, है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल्स, टी कप्स, जो ये चाय पीने के लिए आते हैं ना छोटे छोटे कप प्लास्टिक से, टी कप्स है, नहीं वो तो पेपर का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक कप्स, ये वो दूसरे वाले जो आर पार दिखता होता है जिसके, वो ड्रिंक पे, हाँ पानी पीने के लिए भी और ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। देन कटलरी, जैसे मैं आपको बता रहा था वो वाइट वाली जो प्लेट्स होती हैं ये लंगर वगैरह में रखी होती है, उन्होंने देखी होंगी। देन फूड पैकेजिंग, जैसे कुरकुरे के पैकेट ये वो, फूड पैकेजिंग। हाँ तो और क्या है, उसका क्या करते हो, खाने के बाद क्या करते हो, उसका फेंक ही देते हो ना फिर। देन कैरी बैग्स, ये जो ये खास तौर पे वो वाला आपका जो है ब्लैक कलर का जो कैरी बैग होता है, ठीक है, ब्लैक कलर के नहीं आते पॉलीथीन, वो वाले खास तौर पे वो बैन है ना, आपको देखने को नहीं मिलते हैं वो आजकल अगर हाँ वो बैन है वो वाला, क्योंकि वो सिंगल यूज है। फिर उसके बाद है स्ट्रॉज, जूस पीने के लिए जो पाइप्स इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉज एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, सिंगल यूज प्लास्टिक्स are banned in India, are banned in India
कॉमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेटवर्क ही उड़ गया इसका। एक मिनट तो पता नहीं क्या हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया banned single use plastics on 1 July 2022, single use plastics on 1 July 2022, comma the ban applies to manufacture, comma import, ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हो आप इंडिया में, ना इंपोर्ट कर सकते हो, कॉमा स्टॉकिंग, ना ही जमा करके रख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉमा सेल, ना ही सेल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, गवर्नमेंट बैंड प्लास्टिक बैग्स, कॉमा स्ट्रॉज, फूड पैकेजिंग, डिस्पोजेबल वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक कटलरी, सिंगल यूज प्लास्टिक की बात कर रहा हूं मैं, अगर सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं, कटलरी नहीं है तो फिर वो हो सकती है इस्तेमाल, सिंगल यूज वाली नहीं। देन थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, ये पॉलीस्टाइरीन होता है, थर्मोकोल जो होता है ना, जिसको आप थर्मोकोल बोलते हो ना, उसका केमिकल नेम क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन। कौन से नंबर वाला प्लास्टिक था ये, 6 नंबर वाला, ठीक है। थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे बैन कर दी थी। ब्रैकेट में लिख लेना टोटल 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, टोटल 19 थी जो बैन की गई थी, टोटल 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स। नेक्स्ट हेडिंग दो, इसी के साथ रिलेटेड ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, अमेंडमेंट को ब्रैकेट में लिखना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024, ये प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये अमेंडमेंट 2024 में हुई है, रूल्स तो पुराने हैं, तो लिखना इसमें इन मार्च 2024, इन मार्च 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
has introduced amendments to the has introduced amendments to the प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये 2016 की है। इसमें अमेंडमेंट कब की गई है? 2024 में। इससे पहले 2021 में भी एक हुई थी, लेकिन हम रिसेंट वाले की बात कर रहे हैं। नीचे सब हेडिंग सा बना लो, की अमेंडमेंट्स। की अमेंडमेंट्स क्या क्या मेजर मेजर अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसमें लिख लो नंबर 1 पॉइंट, biodegradable plastics are now biodegradable plastics are now defined as a material capable of degradation defined as a material capable of degradation by biological processes without leaving any microplastics। तो नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की गई है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उसको माना जाएगा जो किसी सर्टेन एनवायरनमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके डिग्रेड हो जाएगा, और डिग्रेड होने के बाद कोई माइक्रोप्लास्टिक भी नहीं बचेगा। माइक्रोप्लास्टिक मतलब बहुत ही छोटे छोटे जो प्लास्टिक के टुकड़े रह जाते हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो नीचे नोट बना के लिख लो, माइक्रोप्लास्टिक्स आर डिफाइंड एज। माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है, क्योंकि इसके बिना आपको डेफिनेशन नहीं समझ आएगी उसकी। माइक्रोप्लास्टिक्स आर डिफाइंड एज any solid plastic particle insoluble IN से इनसॉल्युबल साथ में। माइक्रोप्लास्टिक क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुलते नहीं, आप बोल सकते हो इनसॉल्युबल इन वाटर, कॉमा with dimensions between 1 micron to 1000 माइक्रोन। 1 माइक्रोन से लेके 1000 माइक्रोन तक अगर प्लास्टिक का साइज है और वो वाटर में इनसॉल्युबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक तो मतलब बहुत छोटे छोटे जो प्लास्टिक के टुकड़े, प्लास्टिक बायोडिग्रेड होने के बाद कई बार बच जाते हैं। अगर कोई प्लास्टिक डिग्रेड हो रहा है लेकिन डिग्रेड होने के बाद माइक्रोप्लास्टिक बच रहा है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल सिर्फ उस प्लास्टिक को माना जाएगा जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड भी होगा और डिग्रेड होने के बाद माइक्रोप्लास्टिक भी नहीं बचेगा, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब डेफिनेशन थोड़ी सी अच्छी कर दी, आप बोल सकते हो। पहले क्या होता था, माइक्रोप्लास्टिक जिसमें बच भी जाते हैं ना, उसको भी बायोडिग्रेडेबल मान लिया जाता था। अब माइक्रोप्लास्टिक का अपना एक प्रॉब्लम होता है, बोल सकते हो। माइक्रोप्लास्टिक आपके फूड चेन में चला जाता है, माइक्रोप्लास्टिक्स जो आपके जानवर है उनके अंदर चला जाता है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स करता है। साइज बहुत छोटा है, 1 माइक्रोन टू 1000 माइक्रोन, मतलब बहुत छोटा साइज है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नंबर 2 पॉइंट, the new rules do not specify which chemical tests the new rules do not specify which chemical tests can establish the absence of microplastics तो जो नए रूल्स हैं इसमें कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं बताया गया है कि जिससे आप पता कर सकते हो कि माइक्रोप्लास्टिक्स कितना बचा है कितना नहीं बचा है, आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद
न्यू रूल्स एक्सपेंडेड द डेफिनेशन, न्यू रूल्स एक्सपेंडेड, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ इंपोर्टर, इंपोर्ट करने वाले की डेफिनेशन में थोड़ी तब्दीली की गई है, ऑफ इंपोर्टर, कॉमा नाउ इंपोर्टर is defined as, now importer is defined as who imports various plastic related materials, who imports various plastic related materials such as carry bags, sheets, raw materials, etc., etc., used in plastic manufacturing or commercial purposes, used in plastic manufacturing and commercial purposes। तो इंपोर्टर की एक नई डेफिनेशन बताई है कि भाई जो बंदा ये सारी चीजें इंपोर्ट करेगा वो इंपोर्टर में आ जाएगा, चाहे तो वो प्लास्टिक की आइटम इंपोर्ट कर रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक की या दूसरे प्लास्टिक की, और चाहे वो कोई ऐसा मटेरियल इंपोर्ट कर रहा है जिससे इसको बनाया जा सकता है। तो मटेरियल भी अगर आप प्लास्टिक बनाने वाला इंपोर्ट करोगे फिर भी आप प्लास्टिक इंपोर्टर में आओगे, पहले ये चीज नहीं थी। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू रूल्स, न्यू रूल्स also expanded the scope of the definition of manufacturer, manufacturer कौन होगा उसकी एक नई डेफिनेशन दी गई है। न्यू रूल्स also expanded the scope of definition of manufacturer, comma now it encompasses, now it encompasses, अभी मैन्युफैक्चरर में कौन आता है, encompasses those who are engaged in, those who are engaged in production of, production of plastic raw materials, production of plastic raw materials, comma compostable plastics, compostable plastics, comma biodegradable plastics, biodegradable plastics। तो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन को भी एक्सपेंड कर दिया, अब ज्यादा कंपनियां इसमें ऐड हो जाएंगी आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स मैन्युफैक्चरर्स आर अलाउड टू प्रोड्यूस, according to new rules manufacturers are allowed to produce commodities from compostable or biodegradable plastics, कि जो कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं उनसे आप कमोडिटीज बना सकते हो, कमोडिटीज फ्रॉम कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, बट they must obtain a certificate from, but they must obtain a certificate from सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी बोलते हैं इसको, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बिफोर मार्केटिंग और सेलिंग देयर प्रोडक्ट। लेकिन उनको पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इनसे, बिफोर मार्केटिंग और सेलिंग देयर प्रोडक्ट। सो अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले आपको सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या नहीं, वो तो पोल्यूशन वाला बनाना पड़ता है आपको। हाँ तो वो बनाना पड़ता है, वो तो बनता ही है। उसके बाद नीचे सब हेडिंग दो,
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ये तो वो था कि जो इस बार अमेंडमेंट किया, क्या क्या चेंज किया है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अमेंड नहीं हुई हैं बट अभी भी हमारे देश में वैसी चलती हैं, तो वो क्या क्या है उसको लिख लो। these rules these rules cast, cast extended producer responsibility, extended producer responsibility on the producer, on the producer, comma importer, producer comma importer and brand owner, and brand owner, full stop. This responsibility shall apply, this responsibility shall apply to both pre-consumer, to both pre-consumer and post-consumer plastic, pre-consumer and post-consumer plastic packaging waste, pre-consumer and post-consumer plastic packaging waste। तो ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, इसने क्या बोला कि कोई प्रोड्यूसर है, कोई आपका इंपोर्टर है प्लास्टिक का, या ब्रांड ओनर है, अगर कोई ब्रांड का प्रोडक्ट बेचने के लिए आप प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे प्लास्टिक बैग्स में पैकेज होके आता है कोई मटेरियल, आप बोल सकते हो, चाहे तो कंज्यूमर के पास जाने के बाद जो प्लास्टिक साथ में जाता है, चाहे कंज्यूमर को बेचने के लिए जो पहले आप प्लास्टिक, जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह आपने चीज को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन में प्लास्टिक को सेफ्टी के तौर पे भी यूज किया जाता है, वो सारी चीजें। तो वो जितना भी यूज होगा उसका मैनेजमेंट प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ब्रांड ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो उस मटेरियल को बाहर से इंपोर्ट भी कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अगर मान लो मैं चाइना से एमआई के फोन मंगवा रहा हूं, वहां से जब फोन यहाँ पे आता है, मान लो मैं इंपोर्टर हूँ, वहां से फोन जब यहाँ पे आता है तो वो प्रॉपर पैकेज होके आता है, तो वो पैकेजिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, वो प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाए, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। फिर बाद में उसको मैं देश में लेके आया, फिर जगह जगह पे मैंने अमेजोन पे बेचने हैं, इधर उधर बेचने, जब ग्राहक को भेजता हूं मैं सामान, तो उसमें भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है अलग अलग पैकेजिंग के लिए, उसको भी रिसाइकल किया गया जाए, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब जितना टोटल टन्स ऑफ प्लास्टिक मैं इस्तेमाल करूंगा उतना मुझे रिसाइकल करके देना पड़ेगा। ये नहीं है कि घर घर जाके इकट्ठा करके लेके आऊं कि दो मुझे मैंने रिसाइकल करना है, उतने टन मैं रिसाइकल करके दूंगा सरकार को। समझ रहे हो कि कहीं से भी करो लेकिन आपको करना पड़ेगा, आप बोल सकते हो मतलब जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है प्लास्टिक आपने उतना कर दिया ना रिसाइकल, मतलब आपने अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी है। ये नहीं है कि आप जा जाके इकट्ठा करके लेके आओ, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो तो होने वाला भी नहीं है। आप नहीं तभी नहीं आते ना कि उनको रिसाइकल करने पड़ते हैं फिर, तभी तो वो कागज में भेजते हैं कि रिसाइकल करने का झंझट नहीं है। वो किसी के भी नहीं आते हैं पार्सल अभी। हाँ कोई ऐसा पार्सल जो मतलब जैसे आप फोन मंगवा के देख लो वो आएगा, या ईयर ईयर जो फोन्स होते हैं, ईयर क्या बोलते हैं इसको, लैपटॉप्स हो गए, या ईयर पीस वगैरह जो होते हैं वो अगर आप मंगवाओगे तो वो सब उसमें आता है, क्योंकि वो सेंसिटिव मटेरियल होता है तो उसमें पानी वगैरह लग जाए तो खराब होने के चांसेस होते हैं। तो अभी वो सिर्फ वहां पे प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं जहां पे नहीं सरता, क्योंकि उनको रिसाइकल करना पड़ता है। रिसाइकलिंग की कॉस्ट बचाने के लिए अभी वो क्या करते हैं, जैसे आप कोई कपड़ा मंगवा के देखो तो वो तो उसमें आता है, कागज में आता है अगर आप देखोगे तो, है ना। वो इतना भी नहीं करते हैं, अगर आप कभी भी देखना, बहुत रेयरली, मैंने तो कभी देखा नहीं है, बड़ा रेयरली होता है। मान लो आप टी शर्ट मंगवाओ, वो टी शर्ट कागज के अंदर सीधी होगी, उसके अंदर भी पॉलिथीन नहीं होगा उसको वो करके, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर उनको उतना रिसाइकल करना पड़ता है जितना यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखो, दीज रूल्स इंक्रीज्ड द मिनिमम थिकनेस, these rules increased the minimum thickness of plastic carry bags, of plastic carry bags
फ्रॉम 40 माइक्रोन्स, फ्रॉम 40 माइक्रोन्स, पहले साइज होता था, मतलब थिकनेस जो प्लास्टिक की है वो रखनी होती थी 40 माइक्रोन्स, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, टू 50 माइक्रोन्स, 50 माइक्रोन कर दिया। पहले 40 माइक्रोन था, अब बढ़ा के कितना कर दिया, 50 माइक्रोन्स। ठीक है। एंड स्टिपुलेटेड अ मिनिमम थिकनेस ऑफ, एंड स्टिपुलेटेड अ मिनिमम थिकनेस ऑफ 50 माइक्रोन्स फॉर प्लास्टिक शीट्स, 50 माइक्रोन्स फॉर प्लास्टिक शीट्स। तो कम से कम इतनी थिकनेस का प्लास्टिक जो है वो होना चाहिए, क्योंकि उसको रिसाइकल करना आसान रहता है, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दीज रूल्स इंट्रोड्यूस्ड वेस्ट सेग्रीगेशन, these rules introduced waste segregation at source of individual and bulk generators, at source of individual and bulk generator। तो चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब आपके घर से हो, या फिर बल्क लेवल में जहां पे जनरेट हो रहा है, तो उसको आपने प्रॉपरली सेग्रीगेट करना है, प्लास्टिक वेस्ट को अलग रखना है। जैसे ये चंडीगढ़ में कलेक्ट करने के लिए आते हैं तो ये अलग अलग रखते हैं, और फाइन भी लग जाता है अगर आप अलग अलग नहीं, अगर आप मिक्स कर दोगे ना ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट को, तो फाइन लगाता है यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्योंकि फाइन लगता है उस चीज का, फाइन लग जाता है उनको। नेक्स्ट पॉइंट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी for the application of these rules, the responsibility for the application of these rules in the urban and rural areas, in the urban and rural areas expanded to municipal corporations and gram panchayats। पहले इन लोगों का कोई रोल नहीं होता था इस चीज में, अभी होता है। अभी ग्राम पंचायत भी फाइन वगैरह लगा सकती है अगर आप प्लास्टिक जनरेट करते हो। ग्राम पंचायत तो कुछ नहीं करती है, मैंने देखा नहीं कभी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले नहीं बख्शते, ये लगा देते हैं फाइन। ठीक है, ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हाँ वो तो हर एक की होगी, करेगा तो फिर ही है ना बंदा, अगर करते नहीं है ना लोग, इतना सोचता नहीं है ना कोई कि हमें इसके बारे में करना चाहिए कुछ या कुछ नहीं। वही तो प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम। लोगों को लगता है ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, एक और लिखो करंट अफेयर। ब्रिक्स नेशंस एक्सप्लोर, ब्रिक्स, BRICS कैपिटल में, ब्रिक्स नेशंस एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव करेंसीज, ब्रिक्स नेशंस एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव करेंसीज। इसमें लिखना, एट द 16th ब्रिक्स समिट, at the 16th BRICS summit
इन कजान रशिया, 16th ब्रिक्स समिट इन कजान रशिया the BRICS countries discussed the use of local currencies in trade, or to create a new BRICS currency, comma, to reduce reliance on US dollar, US डॉलर के ऊपर निर्भर जो है हम सारे लोग इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, उस निर्भरता को कम करने के लिए ब्रिक्स कंट्रीज बोल रही हैं कि या तो हम अपनी खुद की करेंसीज में ट्रेड कर लिया करेंगे, यूएस डॉलर का इस्तेमाल नहीं। मान लो ब्रिक्स कंट्री है इंडिया और ब्रिक्स कंट्री है रशिया, दोनों आपस में क्या है इंडियन रूपी एंड रशियन रूबल का इस्तेमाल करके ट्रेड कर लेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर ये बोल रही है कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी बना लेते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज की करेंसी बना लेते हैं और वो करेंसी का इस्तेमाल करके हम आपस में ट्रेड कर लिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन रिस्पॉन्स टू दिस न्यूली इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप stated that BRICS nations could face 100% import tariffs, if they support a currency to replace US dollar। ट्रंप ने बोला अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने ऐसी कोई करेंसी बनाई जिससे क्या है ब्रिक्स कंट्रीज डॉलर का इस्तेमाल कम करने लग जाएंगी, तो यूएसए क्या करेगा, यूएसए इन ब्रिक्स कंट्री से जितना भी सामान इंपोर्ट करता है उस इंपोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंडिया सबसे ज्यादा सामान किस कंट्री को बेचता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। हाँ, सरप्लस भी इसी से और वैसे भी सबसे ज्यादा हम इसी को बेचते हैं। और अगर यूएसए बोल रहा है कि इंडिया से जो सामान आएगा यूएसए में उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, टैरिफ जो है वो बढ़ा देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा सामान यूएसए में महंगा हो जाएगा। यहां से 10 रुपए की चीज वहां पे जाते जाते 15 रुपए की हो जाएगी, 5। कई बार ये क्या करते हैं 100% टैक्स भी लगा देते हैं, 10 रुपए की चीज 20 रुपए की भी हो सकती है। तो उससे क्या होगा, आपका सामान यूएसए की मार्केट में महंगा हो जाएगा, महंगी चीज बिकती कम है तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो यूएसए का प्रेसिडेंट बोलता अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं फिर ये कर दूंगा, तुम्हारे यहाँ से जितना मटेरियल, चाइना भी सबसे ज्यादा यूएसए को ही बेचता है। ठीक है, हाँ, ट्रम्प धमकाता ही रहता है वो सबको, और कुछ नहीं करता। सब पे हाँ लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, 25% तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा भी कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं। उसके बाद लिखो, द यूएस डॉलर करंटली dominates over 90% of the global trade, and it is central to international reserves, मतलब जितनी भी दुनिया जहान में कंट्रीज है उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, मतलब जो
ट्रेड वगैरह करने के लिए खाता होता है कंट्री का, उसमें आपको यूएस डॉलर जरूर मिलेगा, क्योंकि दुनिया में टोटल जो ट्रेड होता है उसमें 90% जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर करेंसी का इस्तेमाल करके किया जाता है। ठीक है, मतलब इस करेंसी में पेमेंट्स की जाती हैं, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, एक ही करेंसी लागू करने की बात नहीं हुई है। वो बोल रहे हैं कि जब ये कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे तो वो एक नई करेंसी बना लो सिर्फ ट्रेड करने के लिए, कंट्री के अंदर वो करेंसी नहीं लागू होगी, बस इंटरनेशनल ट्रेड जब ब्रिक्स कंट्रीज में होगा तो वो ब्रिक्स करेंसी में हो जाएगा, आप बोल सकते हो, वो बोला था। नेक्स्ट लिखो, ब्रिक्स कंट्रीज इंक्लूड्स, ब्रिक्स कंट्रीज इंक्लूड्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान, इथोपिया, यूएई एंड मोस्ट रिसेंट मेंबर इंडोनेशिया। इसने जनवरी 2025 में ज्वाइन किया है। एंड नो मोस्ट रिसेंट मेंबर इंडोनेशिया। टोटल कितनी होगी? 10 होगी। तो 10 मेंबर कंट्रीज आपको ब्रिक्स में प्रेजेंटली जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखो, reducing reliance on US dollar, reducing reliance on US dollar raises concerns about, raises concerns about increasing the Chinese economic dominance, raises concerns about increasing the Chinese economic dominance, comma, China is pushing for greater use, China is pushing for greater use of yuan, जो इनकी करेंसी है, of yuan in international trade, in international trade, comma, especially with Russia and other BRICS nations, especially with Russia and other BRICS nations। तो यूएस डॉलर का इस्तेमाल छोड़ोगे तो और कौन सी करेंसी का इस्तेमाल करोगे? तो उसमें एक करेंसी जो अभी लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फैलेगी, वो है चाइना की करेंसी, दैट इज युआन। तो चाइना इस चीज का अपने बेनिफिट के लिए पूरा पूरा फायदा जो है वो उठाएगा, आप बोल सकते हो, जो अच्छा नहीं होगा। डॉलर रिप्लेस करके चाइना का युआन रख दोगे, बात तो वहीं पे आ गई ना। चक्कर ये है कि दुनिया में कोई भी एक करेंसी का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, मल्टीपल करेंसीज होनी चाहिए। अगर आप यूएस डॉलर को रिप्लेस करके युआन ले आओगे, बात वहीं की वहीं है, तो डॉलर से हमें क्या दिक्कत है? डोमिनेटिंग करेंसी हमें नहीं चाहिए, आप बोल सकते हो, वो चाहे कोई मर्जी हो, किसी भी कंट्री की हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द अडॉप्शन ऑफ ब्रिक्स करेंसी, द अडॉप्शन ऑफ ब्रिक्स करेंसी faces challenges, faces challenges, comma, as seen in India Russia trade, as seen in India Russia trade, where banking concerns over US sanctions,
where banking concerns over US sanctions hinder large scale implementation, hinders large scale implementation। ठीक है। अब जैसे रशिया के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगा रखे हैं, अगर हम कोई लोकल करेंसी बना भी लेंगे जो ब्रिक्स की करेंसी होगी, या फिर जो ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज है उनकी लोकल करेंसी का अगर इस्तेमाल करना भी चाहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में और उसको फैलाना चाहेंगे, तो प्रॉब्लम ये है कि वो फैल नहीं पाएगी, क्योंकि यूएसए फैलने नहीं देगा। यूएसए ने रशिया के ऊपर तो सैंक्शन ही लगा रखे हैं, तो रशिया का जो रूबल है वो तो किसी भी कंट्री में यूएसए इस्तेमाल होने नहीं देगा, आप बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने सैंक्शन लगाए हुए हैं, आप बोल सकते हो, उनको कंट्रोल करने के लिए। तो मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी टफ है। तो कॉमन लगा के लिख लो, इट मेक्स द इम्प्लीमेंटेशन, इट मेक्स द इम्प्लीमेंटेशन टफ, इम्प्लीमेंटेशन टफ। यूएसए पार्ट नहीं ना बनेगा ब्रिक्स का, क्योंकि ब्रिक्स जो है ये ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है जो कि एमर्जिंग इकोनॉमीज है। यूएसए एमर्जिंग इकोनॉमी नहीं है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है। ये वो इकोनॉमीज हैं जो आगे चल के डेवलप्ड होंगी। यूएसए ऑलरेडी डेवलप्ड है, और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये अक्सर ही यूएसए एंड वेस्टर्न इकोनॉमीज की डोमिनेंस के अगेंस्ट काम करता है। तो यूएसए इसका मेंबर कैसे बन जाएगा? ब्रिक्स का मुद्दा ही ये है वेस्टर्न डोमिनेंस को, वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस को खत्म करना, और वेस्टर्न इकोनॉमिक डोमिनेंस कौन करता है? यूएसए ही तो करता है, तो वो इसका मेंबर कैसे बनेगा? इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। फिर तो ब्रिक्स का मतलब ही कुछ नहीं रह गया। ब्रिक्स जिस पर्पज के लिए बना था वो पर्पज ही खत्म हो जाएगा, फिर ब्रिक्स का क्या करना। ठीक है, दैट्स इट। यहां तक करते हैं इसको। समझ आया ये? ठीक है जी।